नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के वर्किंग पर कि किस तरह से हम लोग पाइथन में काम करते हैं और पाइथन में काम करना कितना आसान है। इसके पहले के जितने भी वीडियोस मेरे रहे हैं उसमें मैंने पाइथन के हिस्ट्री, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की थी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेसिकली कि हम लोग काम इसमें कैसे करते हैं और किस प्रकार से डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम इसमें यूज करेंगे। तो वर्किंग विथ पाइथन्स, इसमें जो हमारा जो ट्रेडिशनल रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉडल जो होता है जिसमें कि हम लोग सोर्स कोड को टाइप करते हैं और उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं बाइट कोड में, ठीक है। और जब ये रन करता है ना पाइथन वर्चुअल मशीन पर, तो ये हमारा जो कोड होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है। और जब ये ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है लेकिन उसके बाद ये आपका इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटर है और जो इंटरप्रेट करता है कोड को वन बाय वन। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सोर्स कोड लिखते हैं जिसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये रन टाइम जो हमारा जो मशीन होता है पाइथन वर्चुअल मशीन उस पर ये रन करता है। तो जो भी हम लोग कोड यूज करते हैं पाइथन में उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। तो इसका जो बाइट कोड एक्सटेंशन होता है वो होता है .pvc, कंपाइल्ड पाइथन कोड। और पाइथन में जो हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं उसका टू मोड होते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं एक बार। विदाउट पैशन पाइथन स्क्रिप्ट फाइल टू द इंटरप्रेटर्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट द कोड। तो अगर मान लीजिए कि आप अपने फाइल नहीं तैयार करते हैं, आप डायरेक्ट मतलब कि कोड को लिखते हैं और उसको आप एक्सिक्यूट करवा देते हैं डायरेक्ट बिना सेव किए हुए, तो हमारा वो इंटरैक्टिव मोड कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो डायरेक्टली आपका रन करेगा, वो आप उसको मतलब सेव नहीं कर सकते हैं। सेव करने का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका सिस्टम चालू है तब तक वो मेमोरी में स्टोर रहेगा, आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन आप उसको फ्यूचर यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ स्क्रिप्ट मोड होता है जिसमें हम अपने पूरे कमांड को, जो पाइथन कमांड है, पाइथन का जो कोड है, सोर्स कोड है, उसे आप एक फाइल में सेव कर सकते हैं और उस फाइल को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो पाइथन का जो स्क्रिप्ट मोड होता है ना उसमें हम लोग मल्टीपल कमांड्स को एक जगह पर कनेक्ट करके रखते हैं। तो एक एक करके ट्राई करके देखते हैं हम लोग कि इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्राम को कैसे एक्सिक्यूट करवाते हैं। मेरे स्क्रीन में अभी आपको दोनों चीज दिखाई दे रहा है। इंटरैक्टिव मोड है ये, जहाँ पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि आपको एक प्रिंट करना हो वेलकम वेलकम टू कोडर, तो आप कैसे उसको प्रिंट करवाएंगे। मैंने इस जगह पर टाइप किया प्रिंट वेलकम टू कोडर। जैसे आप इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं कि ये क्या होता है, जो आपका पाइथन का जो प्रोग्राम है वो आपका इंटरप्रेट कर जाता है और आपका जो मैसेज है जो प्रिंट करना चाहते हैं हम, वो आपका प्रिंट हो जाता है वेलकम टू कोडर। इसी प्रकार से अगर आप कुछ और न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज 2+5, मैंने किया इसको प्रिंट 2+4 और मैंने प्रेस किया एंटर। आपका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है 6। तो ये कहलाता है इंटरैक्टिव मोड, जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट कमांड को एक्सिक्यूट करवाते हैं, उस पर काम करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप क्वांटिटीज, आप मेमोरी स्टोर भी कर सकते हैं। सपोज अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू हम यूज करें तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मैंने एक एक्स लिया और एक्स का वैल्यू मैंने यूज किया है 10, ये कंप्यूटर की मेमोरी में चला गया। अब सपोज आप चाहते हैं प्रिंट करना x को, तो आप x को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर में यूज किया x इज इक्वल टू 10, यानी कि x एक वेरिएबल लिया कंप्यूटर की मेमोरी में और उसमें मैंने डाला 10। और जब मैं x को प्रिंट करता हूं तो हमारा जो वैल्यू स्टोर था x में वो आपको दिखाई देता है 10। इस प्रकार से आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव मोड में और उसको भी आप देख सकते हैं। रनिंग पाइथन इन स्क्रिप्ट कोड। स्क्रिप्ट मोड में आप पाइथन को कैसे रन करवाएंगे, कैसे एक्सिक्यूट करवाएंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। एक्चुअली पाइथन में जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसको आप एक फाइल के रूप में सेव करके भी आप रन करवा सकते हैं। तो जो मैंने अभी परफॉर्म किया है इंटरैक्टिव मोड में, सेम कमांड में परफॉर्म करूंगा आपका स्क्रिप्ट मोड में।
तो ये हमारा स्क्रिप्ट एरिया है जहां पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, और इस फाइल का एक नाम है जो आपको इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, temp.py। तो ये इसका फाइल नेम है जिसे हम कभी भी यूज कर सकते हैं, बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सेव हो जाता है। तो जो भी आप कमांड इसमें लिखेंगे वो आपका सेव हो जाता है हमेशा के लिए, आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक प्रोग्राम लिखते हैं। मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ वेलकम टू कोडर, सेम सेम सेंटेंस को, वेलकम टू कोडर। मैंने इस जगह पर इसको सेव कर लिया, एक लाइन मैंने लिखा है, और अब इसको मैं रन करवाऊंगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको रन करवाया, आपका वेलकम टू कोडर ये भी आपका दिखाई दे रहा है कंसोल पर, वेलकम टू कोडर। तो अब जो कुछ भी आप लिखेंगे इस जगह पर वो बस सेव होता चला जा रहा है, किस फाइल में, temp.py फाइल में। आप चाहें तो फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मैं इसी में सेम फाइल में मैं लिखने जा रहा हूँ 2+4, जैसा कि मैंने अभी तुरंत परफॉर्म किया था इस चीज को। तो आप इसको भी देखेंगे, ये भी आपका एक्सिक्यूट कर जाता है 6। और अगर आप तीसरा कोई लाइन यूज करते हैं, x इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी किया था तुरंत, x इज इक्वल टू 10, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैंने इसको प्रिंट किया, प्रिंट x। तो आप अगर इसको भी एक्सिक्यूट करवाएंगे तो वो भी आपका रन कर जाता है। ठीक है, तो वेलकम टू कोडर 6 और x का वैल्यू है x, मतलब x का वैल्यू है 10। तो ये क्या होता है, इसमें मैंने एक साथ 4 अलग अलग कोड को मैंने एक्सिक्यूट करवाया। तो ये चारों का चारों जो कोड है ना, वो आपका एक फाइल में सेव हो गया। मतलब कि आप इस चारों कोड को आप जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा खासियत होता है स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट मोड का। तो स्क्रिप्ट मोड में हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं तो जो हमारे लंबे प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। Working with the interactive mode is better than Python programmers deal with a small piece of code। अगर आपको छोटे छोटे प्रोग्राम करने हो तो आप इंटरेक्टिव मोड में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े प्रोग्राम करने हो, ठीक है, तो आप उसको स्क्रिप्ट मोड में ही करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग जो डेटा टाइप है उसको हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, उस पर हम लोग कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट देखा था, जो न्यूमेरिक वैल्यू था हमारे पास, इंटीजर वैल्यू था, उसको कैसे हम लोगों ने प्रिंट किया। जो 10 है, 2+4 है, ये सब आपका इंटीजर वैल्यू है जिसको हम लोगों ने यूज किया था, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप को कैसे प्रिंट करते हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन, यूज अ टाइप फंक्शन। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम यूज किया, कोई नंबर यूज किया, कोई वैल्यू यूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि वो वैल्यू है क्या, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया था x, तो आप इसके डेटा टाइप को आसानी से जान सकते हैं। डेटा टाइप को कैसे जानेंगे, टाइप मैंने यहाँ पर लिखा है x, तो ये टाइप बताएगा कि x किस टाइप का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे टाइप बताता ही कि x जो आपने यूज किया था वो किस तरह का है, तो वो हमारा इंटीजर है। जैसा कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पाइथन टाइप 10, तो अगर आप यूज करते हैं टाइप 10 तो 10 बताएगा कि वो किस तरह का वैल्यू है, टाइप 10। अब आप इसको रन करवाएं, ये बताता है कि आपका ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक उसी तरह से आप और भी जो जैसे भी आपके पास प्रोग्राम, अगर मान लीजिए आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं और उसका अगर आप टाइप जानना चाहते हैं तो आप उसको भी जान सकते हैं। कैसे जानेंगे उसको, एक बार मैं इसको दिखा दूं आपको। जैसा कि मैंने अभी देखा था x इज इक्वल टू 10, ये 10 क्या है, इंटीजर है या फिर कोई और वैल्यू है, इसको जानने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट। और प्रिंट क्या करना है हमें, टाइप, किसका टाइप यूज करना चाह रहे हैं, किसका टाइप जानना चाह रहे हैं, वो हम टाइप जानना चाह रहे हैं x का। तो अब जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे ना, ये आपको देखिए बताता है क्लास इंटीजर। तो जो आपके पास ये प्रिंट x है ना, ये आपका क्लास इंटीजर है। मैं ऊपर वाले को मैंने हटा दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये इसका क्लास क्या है। देखिए ये आपके पास आ रहा है नेम x। अब इस जगह पर एक एरर दिखाई दे रहा है हमें, नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं इस कमांड में x का टाइप पता कर रहा हूँ तो ये बहुत जरूरी है कि हमें x पहले डिक्लेयर करना चाहिए। x इज इक्वल टू 10, तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब आप इसे देखेंगे, देखिए आपको बताएगा ये क्लास इंटीजर। तो जो ये 10 है ना, ये 10 आपका इंटीजर वैल्यू है। और अगर आप इसकी जगह पर यूज करते हैं कोई अल्फाबेट, जैसा कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वेलकम, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम। अब अगर आप इसको यूज करते हैं, देखते हैं, तो ये आपको बताएगा str।
तो वेरिएबल सेम है, वेरिएबल आपका एक सी है, लेकिन आप उसमें किस तरह का डेटा यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपको बताएगा कि वो किस तरह का डेटा टाइप है, इधर इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन ये जितने छोटे छोटे जो आइटम्स है ना, जो छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं, ये आपका बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। फ्लॉट है, अगर फ्लॉट फ्लॉट जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्लॉट ऐसे नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 10.25, ठीक है, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं फ्लॉट। तो अगर आप इसको यूज करते हैं एज ए फ्लॉट, आप यूज कर रहे हैं इस जगह पर, मैं यूज करता हूँ y इज इक्वल टू 23.34, एक वैल्यू है y का, और जब इसका आप टाइप पता करेंगे तो ये बताएगा आपको फ्लॉट, देखिए ये बताता है आपको क्लास फ्लॉट। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि इसका जो आईडी होता है, आईडी कहने का मतलब कि जब ये कंप्यूटर में आपका स्टोर होता है तो ये किस जगह पर जाकर स्टोर होता है, इसका जो मेमोरी स्पेस होता है ना, जो मेमोरी में जहां जाकर ये स्टोर होता है, उसका आईडी क्या होता है। तो अगर आप आईडी अगर चाहें तो आप इस जगह पर आईडी टाइप कर सकते हैं, ये आपको आईडी बताएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो है ये कहलाता है आईडी। ये आईडी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में वाई का लोकेशन है। तो जो मेमोरी वेरिएबल वाई बनाया है उसका ये लोकेशन शो करता है, जो आपका सिलेक्टेड किया हुआ वो लेटर नंबर्स है, ये उसका लोकेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं आईडी। तो पाइथन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत ही आसान है काम करना, इसके आउटपुट को समझना। बुलियन तो हम लोगों ने देखा, अभी इंटीजर देखा और स्ट्रिंग भी देख लिया। बुलियंस वैल्यू जो होते हैं उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं कोई वैल्यू y इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो मैं एक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि y जो है ना वो किस तरह का डेटा टाइप है, तो आप इस जगह पर लिखते हैं फिर से टाइप, ये आपको बताएगा कि y किस तरह का डेटा टाइप है, y इज बुलियन है। तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर जिस तरह का भी हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। String in Python are identified as a contiguous set of characters represented in quotation mark. तो quotation mark में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका string कहलाता है। Hello is the same as hello, ठीक है। अगर आप सिंगल कोट भी रखते हैं, डबल कोट भी रखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप को यूज करते हैं और उसका हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। मतलब कि जब आप अलग अलग डेटा टाइप को यूज करते हैं तो उसका इस्तेमाल आप अपने प्रोग्राम में कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के दौरान। तो स्पेसिफाइंग बैकस्लैश इन फ्रंट ऑफ द कोड कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस्केप, so it is cause Python to suppress its usual special meaning. So it is then interpreted simply as a literal single quote character. तो अगर आप कुछ अलग अलग हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो उसका एक अलग मीनिंग निकलता है। जैसे सपोज अगर आपने इसमें यूज किया प्रिंट ए और स्लैश, अगर आप यूज करते हैं स्लैश डॉट 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 बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ये उसको सप्रेस करेगा उस चीज के मीनिंग को, और आपको ये अलग ढंग से फिर ये बताएगा। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यूज करना है स्लैश इन, तो स्लैश इन जो होता है वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आपको इस जगह पर दिख रहा होगा। स्लैश इन जो है वो न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और स्लैश टी अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको टैब को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, वाइट वाइट कैरेक्टर इसको हम बोलते हैं। तो ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे आप देखें। इसको प्रिंट, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा ए, और अगर मैं इसमें स्लैश एन बी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो जब आप इसे रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ए और बी, ए के बाद जस्ट नीचे एक न्यू लाइन क्रिएट होता है और उस न्यू लाइन के बाद आपको प्रिंट करता है बी।
इसका मतलब क्या हो गया कि जब अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन क्रिएट करना हो तो आप स्लैश एन लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन आप वहां पर लगाएं जहां पर आपको न्यू लाइन की जरूरत है। अगर आपने यहाँ पे टी यूज किया है स्लैश टी, तो ये टी जो होता है वो टैब के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि दो लेटर्स के बीच में जहां पर आप टैब यूज करते हैं ना, स्लैश टी यूज करेंगे, उस जगह पर ये एक टैब का गैप देता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप एमएस वर्ड में और राइटर में टैब यूज करते हैं इक्वल इंटरवल के लिए, इक्वल गैप के लिए, उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपने प्रिंट में भी आप इक्वल गैप दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया था ये, और भी मैं आपको एक और लाइन बताऊं जिससे आपको ये जो गैप है ना वो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे यूज किया है एक्स स्लैश टी, और मैंने यूज किया यहाँ पर वाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है मैंने, और अब आप इसको देखें रन करके, तो ये आपको पता चल जाएगा, स्पष्ट पता चलेगा कि ए के जस्ट नीचे में आपका एक्स भी है और वाई के जस्ट नीचे में, सॉरी बी के जस्ट नीचे में वाई है। तो आप जो भी प्रिंट करेंगे ना वो आपका इक्वल इंटरवल लेगा, यानी कि जो गैप होता है ना वो एक समान गैप होता है, उसमें आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो टी यूज करते हैं हम लोग इक्वल गैप के लिए। अगर आप उस जगह पर एक और टी यूज करते हैं तो आपको दो गैप मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे ए और बी के बीच में डबल गैप आ गया। आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि वाई के जस्ट ऊपर में जो गैप है वो इक्वल गैप को शो करता है। इस प्रकार से जो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके प्रिंट सेक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है, आपको बहुत सपोर्ट करता है। अब जो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट जो होता है वो लीनियर वैल्यूज का, यानी कि एक लीनियर कलेक्शन होता है एक समान डेटा टाइप वैल्यू के। अगर आप नंबर यूज कर रहे हैं तो सभी नंबर ही होंगे, अगर आप कैरेक्टर यूज करें तो सब कैरेक्टर्स होंगे। इस तरह का एक समूह होता है जिसको हम बोलते हैं, आप चाहें तो उसमें अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट आपका लीनियर कलेक्शन है डेटा का। तो लिस्ट में आप जो कुछ भी यूज करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको वेरिएबल्स इस तरह से बनाएं। मैं इसको इरेज कर दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना होगा। मैंने यहाँ पे यूज किया है लिस्ट, और लिस्ट में मैं यहाँ पर डालूंगा, जो आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इस जगह पर कुछ नंबर यूज करूंगा अभी, 1, 2, 3, 4, 5। तो एक लिस्ट बना दिया मैंने। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपको ये लिस्ट पूरी दिखनी चाहिए। मैंने यहाँ पर किया है प्रिंट लिस्ट। तो जब आप इसको एक्सिक्यूट करवाएंगे आपको ये पूरा लिस्ट दिखाई देगा 1 2 3 4 5। तो लिस्ट क्या होता है? एक लीनियर कलेक्शन होता है वैल्यूज का। आप जस्ट ऊपर में आप देखिएगा लिस्ट है ये, और ये टाइप है आपका लिस्ट, ठीक है। इसका साइज है 5 और इसके वैल्यूज है 1 2 3 4 5। तो ये आपको पूरी तरह से आपको इस जगह पर समझ में आ जाएगा कि जो लिस्ट मैंने यूज किया है ना उसका साइज कितना है। साइज मतलब जितने भी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं उसका एक बाइट वो दे रहा है, ये साइज आपका वो 5 शो करेगा इस जगह पर। और वैल्यूज कौन कौन से? ये आपके वैल्यूज हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम चीज आप इस जगह पर देख सकते हैं जहाँ पर उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये लिस्ट होता है, लिस्ट को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। टपल आपके पास दिया होगा। टपल एक वेरिएबल है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। आप उसको भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप इस आउटपुट को भी आप किसी और दूसरे वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। वेरिएबल क्या होता है? कुछ नहीं है, एक प्रकार का एक लोकेशन होता है मेमोरी में। जैसे आप इस तरह से इसको समझें कि मैंने कहा आपको 2, ये 2 कहाँ गया? 2 आपके मेमोरी में चला गया। तो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाके ये 2 रुका हुआ है कि मैं अगला क्या बोलने जा रहा हूँ आपको। मैंने कहा +2, तो ये जो रिमेनिंग जो था ना +2, ये भी आपके दिमाग में चला गया और ये बन गया क्या ऑटोमेटिक 4। तो रिजल्ट मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन ये रिजल्ट अपने आप बन गया। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ ना वो आपकी मेमोरी में हुआ, और ये जो 2 जो था 2 + 2 ये आपके मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया था। तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेस को रिजर्व करते हैं मेमोरी में जहां पर हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो चाहे वो वैल्यू न्यूमेरिक हो या फिर वो वैल्यू आपका अल्फाबेट हो या किसी तरह का डेटा हो, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था डेटा टाइप को। तो जिस तरह का डेटा टाइप आपने पढ़ा है आप उस तरह के सभी डेटा को रख सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने का एक रूल्स होता है, हमें फॉलो करने चाहिए कि जो वेरिएबल का जो नाम होता है वो लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है।
जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम 1 2 3 नहीं रख सकते हैं, आपको रखना होगा तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे लिस्ट हो गया, एबीसी हो गया, नेम हो गया, इस तरह से आपको रखने हैं। दूसरा है कि वेरिएबल का नेम जो होता है ना वो आपका अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, आप उसमें अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जो होता है वो आप यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ वेरिएबल का जो नाम होता है वो आपका केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने इस जगह पर यूज किया ना लिस्ट, तो स्मॉल लिस्ट जो है वो और कैपिटल लिस्ट ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप इस तरह से लिस्ट यूज कर रहे हैं, लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यूज किया 3 4 5 6, तो ये क्या होता है, ये आपका दोनों अलग अलग है, ये दोनों लिस्ट जो है वो अलग अलग है। स्मॉल लिस्ट और कैपिटल लिस्ट ये दोनों अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा याद रखना है। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, अब बात आती है कि हम लोग वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो सबसे सिंपल काम है, चूंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं सभी में हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया है और उसमें वैल्यू असाइन की है। जैसे एक वेरिएबल मैं लेता हूँ नंबर, एक वेरिएबल का नाम है नंबर और नंबर में मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10, तो ये कहा जाता है असाइनिंग अ वैल्यू टू वेरिएबल। तो आप जिस वेरिएबल में आप जो नंबर चाहते हैं आप उसको असाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो। एक मैं आपको और दिखा दूं यहाँ पर, नंबर 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 वन में मैं डालता हूँ एक फ्लोट वैल्यू 23.45, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ नेम, एक वेरिएबल है जिसमें मैं यूज करूंगा नाम किसी का भी, मैंने अपना नाम इसमें लिख डाला गणेश। तो ये 3 तरह के वेरिएबल्स हो गए हैं जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किए हैं। एक में नंबर है, दूसरे में फ्लोट वैल्यू है और तीसरे में स्ट्रिंग है। जब आप इसे एक्सिक्यूट करवाएंगे तभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये तीनों अलग अलग वैल्यू को आप प्रिंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल असाइन कर सकते हैं और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ये प्रिंट नंबर मैंने ये कर दिया है पहला। दूसरा आप इस जगह पर कर सकते हैं प्रिंट नंबर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। और तीसरा है प्रिंट नेम। नेम अब जब आप इसे रन करवाएंगे तो आपको दिखाई देगा फ्लोट वैल्यू रन करता है 23.45, इंटीजर वैल्यू है 10। और अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल असाइनमेंट की। तो मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो पाइथन जो है वो हमें अलाउ करता है कि आप असाइन कर सकते हैं सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल्स। मतलब कि आप अगर एक ही वैल्यू आप रखना चाहते हैं एक से अधिक वेरिएबल के लिए, तो आप उसको भी एक साथ ही आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और उसको भी हम लोग देखते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी और सी, और तीनों का अगर हम वैल्यू एक रखना चाहते हैं 10, तो बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया, और इस सब का वैल्यू मैंने रखा 10। तो अब क्या होगा कि ए का वैल्यू भी 10 होगा, बी का वैल्यू भी 10 होगा और सी का वैल्यू भी 10 होगा। तो आप अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 10, तो ये 3 बार लिखने से अच्छा है कि आप एक बार इसको आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका होता है कि आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। तो आप एक साथ जो है 3 अलग अलग वेरिएबल का वैल्यू जो है वो आप 10 असाइन कर सकते हैं। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। प्रिंट a कॉमा b कॉमा c, ठीक है, रन करते हैं इसको। रन करने से क्या होता है, तीनों का वैल्यू आपको 10 10 दिखाएगा। a का वैल्यू इंटीजर टाइप है, साइज इसका 1 है और इसका वैल्यू है 10। b भी इंटीजर है, साइज 1 है, वैल्यू 10 है। तो इस तरह से जब आप अलग अलग वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है कि आप अलग अलग डेटा टाइप को भी आप इस तरह से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो होता है वो अगर एक वैल्यू के साथ में तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। सो यू कैन आल्सो असाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू मल्टीपल वेरिएबल। एक साथ आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आउटपुट अगर आप इसका देखेंगे
जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है, तो आपको सेम नजर आएगा। अब जो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपके पास एक्सप्रेशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। तो x का वैल्यू अगर 10 है तो z का जो वैल्यू है वो होता है x प्लस 20। तो इस तरह से जो प्रोग्राम होता है ना, जिसमें एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन नॉर्मली ऑपरेटर का और ऑपरेंड का एक कलेक्शन है। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, तो c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x और y का जो एडिशन है वो दोनों ऐड होकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा? c में स्टोर हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं उसको करके दिखाता हूँ कि एक्सप्रेशन कैसे हम लोग लिखते हैं। a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 23, और अगर मैंने लिखा है यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, और मैं इसे प्रिंट करता हूँ और c को, तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास है 35, ये क्या हो गया? 35 हो गया, यानी कि a प्लस बी का, तो ये जो a प्लस बी है ना, c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इस तरह से आप जो कुछ भी लिखते हैं ना फॉर्मूला के जैसा लिखते हैं वो एक्सप्रेशन कहलाता है। तो एक्सप्रेशन बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये अलग अलग ऑपरेटर का, अलग अलग वैल्यूज का एक कलेक्शन है। सो वैल्यू ऑल बाय इटसेल्फ इज अ सिंपल एक्सप्रेशन, वो तो है ही, हर वैल्यू अपने आप में एक एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। y इज इक्वल टू 20 है या फिर x इज इक्वल टू 10 है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जो आपका कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। Python also define expression only contain identifiers, literals and operators. Identifiers any name that is used to define a class, function, variable, module or object, जिससे हम लोग किसी का भी नाम रखते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं, तो आपका आइडेंटिफायर होता है। लेटरल्स क्या होता है? These are language independent term in Python and should exist independently in any programming language. In Python, there are the string literals, byte literal, integer literal, floating point literal, and imaginary literals. तो अलग-अलग literals पाए जाते हैं। Literals का मतलब होता है constant. Operators in Python you can implement the following operators. आप अलग-अलग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, इंटीजर डिवीजन है, रिमाइंडर है, फाइनली लेफ्ट शिफ्ट है। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर्स कॉमन पाए जाते हैं, जिसको आप जैसे जब आगे जाएंगे आपको मिलेगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपके पास आता है कि जनरेट कैसे, एक्सप्रेशन हम लोग बनाएंगे कैसे। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। Conditional expressions, true value if condition is there. I am just going to show you a very simple so that you can understand. Okay, so I will show you a very simple example. Yes, now 10 plus 10 into 2, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। सो एक एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस अफेक्ट हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड। तो जब हम लोग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो उसका मान निकालते हैं एक्सप्रेशन का, तो हम लोग जैसे बॉडमस रूल को फॉलो करते हैं मैथ्स में, उसी तरह से यहाँ पर वो प्रेसिडेंस को फॉलो करता है, कि जो सबसे पहले हम लोग प्रेसिडेंस यूज करते हैं। इस नोट्स को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये प्रेसिडेंस उसका कहलाता है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं ऑपरेटर का भी। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 2। x इज इक्वल टू, मैं उसी को कॉपी करूंगा, 7 प्लस 3 इंटू 2, 7 प्लस 3 इंटू 2। जब आप इसको एक्सिक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, आपको दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं, बिकॉज अभी हमने इसको एक्सिक्यूट करवाया है, इसको प्रिंट नहीं करवाया। मैं इसे प्रिंट करता हूँ और x, जब आप इसको एक्सिक्यूट करवाएंगे आपके पास आएगा 30। तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 2, 6 एंड 6 प्लस 7। तो जो प्रेसिडेंस होता है मल्टीप्लाई का वो अधिक होता है प्लस और माइनस से। तो पहले ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, उसके बाद ये उसको प्लस करेगा। तो पहले 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 6 वो आपका 7 में ऐड हो जाएगा। ये कहलाता है आपके पास प्रेसिडेंस ऑर्डर है, जिससे कि एक्सप्रेशन को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं।
चलिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। सभी का वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, जिससे आपको टाइम थोड़ा सा बचेगा हम लोग का। ये मैंने कॉपी कर दिया है। a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 5 एंड e इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसमें एक्सप्रेशन डालूंगा e इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट्स इनटू c बाय d, तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसा है। तो a इज इक्वल टू a प्लस b इंटू c बाई d। जब आप इसको प्रिंट करते हैं d का वैल्यू को, तो आपको इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा। इसका आउटपुट आ रहा है आपके पास 90.0। तो ये क्या होता है, कैसे ये काम किया। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा a प्लस बी। a प्लस बी का जो वैल्यू है ना 20 प्लस 10, ये 20 प्लस 10 आपका इसमें ऐड होता है सबसे पहले। उसके बाद ये डिवाइड करेगा, यानी कि c को डिवाइड करेगा d से, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई d। ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 3। तो अब क्या आता है आपके पास में 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो गया। 30 इंटू 3, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 90। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर पर सॉल्व होता है। इसका जो मान निकाला जाता है प्रेसिडेंस ऑर्डर पर होता है। तो इसको आप जस्ट समझ लीजिए कि जो मैथ में जो बॉडमस रूल होता है उसके अनुसार ये भी फॉलो होता है। इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग अच्छी तरह से इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास आता है होता है कमेंट। तो ये कमेंट क्या होता है, कमेंट जो आपका प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम में समझने के लिए, उस प्रोग्राम को समझने के लिए कि आपने किस प्रोग्राम में कौन सा लाइन किस काम के लिए यूज किया है, उसको समझने के लिए हम लोग कमेंट उसमें यूज करते हैं। तो ये सिंगल लाइन कमेंट भी होता है और मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। तो अगर आप सिंगल लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप हैश यूज कर सकते हैं, और मल्टी लाइन जो कमेंट होता है उसके लिए आप डबल कोट या ट्रिपल कोट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट इज यूजफुल व्हेन वी नीड टू कमेंट ऑन मेनी लाइन्स। इन पाइथन ट्रिपल डबल कोट, अगर आप 3 बार डबल कोट यूज करते हैं, एंड सिंगल कोट आर यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंटिंग। तो अगर आप हैश यूज करेंगे तो हो जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए वो यूज किया जाता है, और अगर आप मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं तो आपको ट्रिपल इन डबल कोट आपको यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको कि ये कैसे होता है। हैश evaluate or solve the equation, solve the equation। तो ये आपके पास कमेंट लाइन हो गया। जब आप इसको रन करवाएंगे तो ये कमेंट लाइन से कोई प्रॉब्लम आपके प्रोग्राम में नहीं होता है, प्रोग्राम आपका स्मूथली चलता है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास होता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन मॉड्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज अ पाइथन प्रोग्राम फाइल which contain a Python code including Python function, class or variables. In other words, we can say that our Python code file saved with extension .py it's treated as the module। यानी कि आपका जो फाइल बनता है जिसका एक्सटेंशन .py होता है वो आपका एक मॉड्यूल ही है। So we may have a runnable code inside the Python modules। और हम लोग का जो ये जो runnable code होता है वो आपके Python module के अंदर में ही रहता है। A module in Python provide us the flexibility to organize the code in a logical way। तो जो मॉड्यूल होता है Python में वो क्या करता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीका हमें देता है जिससे कि हम अपने पूरे का पूरे कोड को अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। To use the functionality of one module into another, we must have to import the specific module। तो अगर आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को आप अपने मॉड्यूल के अंदर में यूज कर सकते हैं। यानी कि हमें इंपोर्ट करना चाहिए मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज लॉजिकल वे होता है जो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक अलग रूप से उसको रन करवाने में उसका हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन क्या होता है, पहले से बना बनाया हुआ रेडीमेड प्रोग्राम है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस प्रोग्राम को यूज करना है बिना उसके लिए कोड लिखे, तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस मॉड्यूल का इंपोर्ट करके। तो एवरी मॉड्यूल हैज इट्स ओन फंक्शन। हर मॉड्यूल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है और इसको हम यूज करते हैं डॉट के साथ में। तो कैसे यूज करेंगे मॉड्यूल को हम लोग, इंपोर्ट SYS। तो SYS क्या होता है, एक मॉड्यूल का नाम है, और ये मॉड्यूल क्या करता है, सिस्टम के बारे में आपको बताएगा। सिस्टम के बारे में, सिस्टम का वर्जन वगैरह क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम के बारे में आपको ये अच्छी तरह से पूरा बताता है।
हम लोग बात कर रहे थे यहाँ इंपोर्ट सिस्टम का। तो अगर आप उसमें इंपोर्ट करते हैं तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिस जो है वो मॉड्यूल का नाम है, आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसे इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर जितने भी फंक्शन है आप उसको एक्सक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक फंक्शन है वर्जन, तो जब जैसे कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इंपोर्ट सिस और मैंने लिखा है वर्जन प्रिंट सिस वर्जन, यानी कि सिस्टम का जो वर्जन है उसको प्रिंट करो। जब आप इसको रन करवाते हैं तो आपको ये फंक्शन जो रन करता है ये आपको इस सिस्टम का पूरा आपको वर्जन दिखाता है। इस प्रकार से आप इस तरह के जो मॉडल्स हैं उसको आप इंपोर्ट करके आप इसको काम कर सकते हैं। हम लोग आगे जब चलेंगे, अगले सेशन में चलेंगे, हम लोग अच्छी तरह से पूरे डिटेल में इन सारे मॉडल्स को देखेंगे। अगला जो आपके पास आता है फंक्शन आता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो फंक्शन क्या करता है ना, एक ही ग्रुप से, यानी कि एक काम से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं उसका एक समूह होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐड कर रहे हैं नंबर को, तो नंबर ऐड करना एक काम हो गया है, और इस काम से रिलेटेड जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स, जितने भी कोड हैं, अगर आप उसको एक जगह पर रखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। और ये क्या करता है, बड़े प्रोग्राम्स को आप छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ करके भी उसको रन करवा सकते हैं। तो जो छोटा पार्ट होता है ना उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन दो तरह के होते हैं आपके पास। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बना बनाया हुआ आता है, जिसको हम लोग मॉड्यूल के अंदर इकट्ठा रखते हैं और उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर खुद अपनी सुविधा के अनुसार उसको डिफाइन करता है। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे अपने अगले वीडियो में। फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन, अब जो एक्सक्यूशन होता है ना प्रोग्राम का, उसका फ्लो कैसा होता है, कैसे ये काम करता है। The order in which statements are executed is called the flow of execution. ठीक है, execution always begin at the first statement of the program. तो जब भी आपका सिस्टम जो ये एक्सिक्यूट करता है, ये एक्सिक्यूट करता है फर्स्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट होता है उस जगह से ये आपका एक्सिक्यूट करना शुरू करता है। स्टेटमेंट्स आर एक्सिक्यूटेड वन एट अ टाइम इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, जो आपने कोड लिखा है सोर्स को, ये शुरू से बिगिनिंग से ही आपका स्टार्ट होता है और ये एक एक लाइन करके करता है, और ये शुरू होता है टॉप से और खत्म होता है बॉटम। फंक्शन डिफाइंस डू नॉट एंटर द फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, बट रिमेंबर दैट स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शंस आर नॉट एक्सिक्यूटेड अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड। तो फंक्शन डेफिनेशन जो होता है ना, ये डू नॉट एंटर द, ये क्या है फंक्शन डेफिनेशन, अगर आपने कहीं यूज किया है, ये पूरे फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन को चेंज नहीं करता है जब तक कि आप उस फंक्शन को कॉल न करें। अगर मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में आपने कहीं फंक्शन यूज किया है, ये फंक्शन तभी एक्सिक्यूट होगा जब आप उसको कॉल करेंगे। कैसे फंक्शन कॉल किया जाता है, कैसे उसको एक्सिक्यूट करते हैं, हम लोग जब फंक्शन में चलेंगे तो उसको अच्छी तरह से देखेंगे। Functions calls are like a bypass in the flow of execution. Instead of going to the next statement, the flow jumps to the first line of the call function, executes all the statements there, and then come back to the pickup where it's left off. तो फंक्शन में एक प्रकार से समझिए कि बाईपास कर, यानी कि पूरे प्रोग्राम में अगर 10 लाइन का कोड है ये, और आपका फंक्शन अगर तीसरी लाइन पर कॉल हो जाता है, तो ये उस जगह से उठकर सीधे अपने फंक्शन में चला जाता है। ठीक है, और उस फंक्शन में जितने भी स्टेटमेंट है उसको पहले एक्सिक्यूट करेगा, रन करेगा, उसके बाद फिर वो जहां से चला था, यानी कि तीसरे लाइन से उस लाइन पर जाकर वापस आता है, फिर वो चौथे लाइन को एक्सिक्यूट करता है। तो फंक्शन एक प्रकार से समझिए कि आपके पूरे फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन को, एक्सिक्यूशन को बाईपास करके किसी दूसरे प्रोग्राम पर चला जाता है, और वहां से फिर वो वापस आता है अपने पहले प्रोग्राम पर जहां से ये कॉल किया गया था। इन सब सारी चीजों को हम विस्तृत रूप से अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक चीज हमें याद रखना है कि when you read a program, don't read from top to bottom. Instead, follow the flow of execution. जब आप प्रोग्राम को देखते हैं ना, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप प्रोग्राम को ऊपर से नीचे मत पढ़िए, आप पूरे फ्लो ऑफ एक्सक्यूशन को आप समझिए। This means that you will read the def statement as you are scanning from top to bottom, but you should skip the statement of the function's definition until you reach a point where that function is called. तो अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल किया गया है, तो आप उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जहां पर ये फंक्शन जाता है कॉल होने के बाद, तो आपको ये पूरे आपको समझने में आसान है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट वेलकम फॉर x इन रेंज 3, प्रिंट x स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग पॉलिस।
तो आपको ये जो आपके पास आउटपुट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है वेलकम, उसके बाद आ रहा है 0 1 2 3। सो गुड मॉर्निंग कॉलेज। ये फ्लो जो है ना, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, वो क्या हो रहा है 2 3 4 3 4 3 और ये 4 5 है। तो पहले 2 3 यानी कि जो लाइन आपके पास वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद ये आपको आगे जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट, ये जो आपके पास है पैरामीटर्स हम लोग किसी भी प्रोग्राम में पास करवाते हैं। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करवाते हैं, और वो आर्गुमेंट जो होता है वो उस फंक्शन में चला जाता है जिसको हम लोग कॉल करते हैं, और वहां पर वो फंक्शन अपना काम परफॉर्म करता है और वापस हमें रिटर्न करता है उसका आउटपुट जो हमारे मेन प्रोग्राम पर वो आता है। तो इसका ये हम लोग का अभी बस एक मामूली सा इंट्रोडक्शन है इसका, और इसके बाद में डिटेल में जब हम लोग आगे जाएंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे इसका हम लोग। और ये जो आर्गुमेंट जो आपके पास है, ये 3 तरह का होता है, डिफॉल्ट भी होता है, कीवर्ड भी होता है, वेरिएबल भी और आर्गुमेंट भी होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए, ये सब काम में आता है, क्वेश्चन से आता है इस पर। So function definition consists of following components. So keywords def indicates the start of function header. A function name of uniquely identified functions naming follow the same rule of writing identifiers in a Python. So parameters through which we pass value to a function, they are optional. वो optional होता है, आप उसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप एक आर्गुमेंट दीजिए, 2 आर्गुमेंट दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। A column to mark the end of function header, ये column हम यूज करते हैं, इससे पता चल जाता है कि फंक्शन का हेडर वो खत्म हो चुका है। Optional documentations string doc strings to describe what the function does. One or more valid Python statement that make up the function body. A statement must have same indentation label. Okay, so an optional return statement to return a value from the function. ये भी आपका optional होता है, आप चाहें तो रिटर्न रख सकते हैं वैल्यू और नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था ये हमारा कि हम लोग किस प्रकार से वेरिएबल को अलग अलग ढंग से यूज करते हैं, और ये सब उसके प्रोग्राम है, जब चाहे तो इसको आप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल को, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल हम लोग कैसे यूज करेंगे और ये हमारा कैसे काम करता है।